नमस्कार, आपके साथ मैं रीना चाबालियान। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास पंचतत्व में विलीन, सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड की राजनीति में दास का रहा बड़ा योगदान। वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जेदारों से परेशान बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का ऐलान, नहीं खाली करा पाया तो दे दूंगा इस्तीफा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धामों में उमड़ने लगा भक्तों का सैलाब। 20 लाख तक पहुंची रजिस्ट्रेशन कराने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या, यात्रा के ऐतिहासिक होने की उम्मीद। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट। और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को अब हमेशा के लिए स्मृतियों में याद किया जाएगा। नमाखों के साथ तमाम नेता और स्थानीय लोगों ने अपने नेता को अंतिम विदाई दी, जिसके बाद वो हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। बागेश्वर में सरयू संगम पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को अंतिम विदाई देने के लिए बागेश्वर में लोगों की भीड़ उमड़ी। सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती नदी के संगम पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चिता को मुखाग्नि उनके बेटे गौरवदास और भास्कर दास ने दी। पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें अंतिम सलामी दी। इधर मंत्री चंदन रामदास की अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने पुल, घाट, मंदिर और नुमाइश खेत मैदान से अपने नेता को अंतिम विदाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, मंत्रियों में सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही कई नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री चंदन रामदास का जीवन उत्तराखंड की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण रहा। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। चंदन रामदास का राजनीतिक सफर 1997 में शुरू हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बागेश्वर नगरपालिका अध्यक्ष बने थे। राज्य गठन के बाद 2000 में भाजपा में शामिल होकर पार्टी के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह काम किया। 2007 में पहली बार बागेश्वर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 2012, 2017 और 2022 के चुनाव में अपनी सियासी पकड़, कुशल चुनाव प्रबंधन और सीधे और सादगी भरे व्यक्तित्व के कारण उन्होंने सभी चुनाव में जीत हासिल की। पहली बार धामी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का ओहदा मिला। उन्हें समाज कल्याण, परिवहन और उद्योग जैसे महकमों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मंत्रिमंडल के अन्य साथी भी उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से प्रभावित होकर उनसे राय मशवरा लिया करते थे। उनकी प्राथमिकता हमेशा गरीब और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए रही। बीमारी से जूझने के बाद भी जनसेवा में वो हमेशा सक्रिय नजर आए। उनकी सादगी और सज्जनता के हर कोई मुरीद था। प्रदेश की सियासत में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की सादगी और सज्जनता की महक हमेशा बनी रहेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने अपनों के खिलाफ ही अब मोर्चा खोल दिया है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर हुए कब्जे को लेकर उन्होंने अपने इस्तीफे की बात कह दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की ललकार, शम्स ने अपनों के खिलाफ उठाई आवाज। बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा है सरकार, सुन लीजिए पुकार, नहीं तो इस्तीफा है तैयार। इन दिनों उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने अपनों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने अपने पद से इस्तीफा तक देने की चेतावनी दे डाली है। दरअसल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। काफी लंबे समय से उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे का विरोध कर रहे हैं। बोर्ड की संपत्ति पर हो रहे अवैध कब्जों को देखते हुए शादाब शम्स ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खाली नहीं करा पाए तो पद से इस्तीफा दे देंगे।
दरअसल रुड़की के कलियर शरीफ में वक्फ बोर्ड की 200 बीघा से ज्यादा भूमि पर हुए कब्जे के मामले में शादाब शम्स लगातार सरकार और शासन के स्तर पर अपनी बात रखते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में कमजोर पैरवी के चलते उस भूमि पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण इन लोगों को यहाँ बसाया गया है। ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत लोगों को बसाया गया है इन कब्रिस्तानों पे अपना वोट बैंक की राजनीति करने, ये बहुत शर्मसार करने वाली बातें हैं। कुछ कर लें। तमाम तरफ से हम भी देख रहे हैं कि तमाम माफिया भूमाफिया मिलके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, न डरूंगा न डगूंगा। जो करना हो किसी को वो कर ले, आखिरी सांस तक इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ेंगे। अगर नहीं लगा मुझे कि मैं नहीं लड़ पा रहा हूं, मेरे दुश्मन बन गए हैं, तो मैं इस्तीफा देके घर बैठना पसंद करूंगा। वहीं इस पूरे मामले को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी गंभीर बताया है। कांग्रेस का कहना है कि इस विषय में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और कह रहा है कि वो जो है वक्फ बोर्ड की जमीनों को माफियाओं से बचाना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं और उसके लिए हर स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। आखिर किसका सहयोग उनको नहीं मिल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ जहां सरकार उत्तराखंड के वन भूमि पर हुए कब्जों को हटाने का काम कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने अपनों पर ही बोर्ड की जमीन पर हुए कब्जे हटाने में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। बहरहाल देखना होगा कि बोर्ड के अध्यक्ष की इस ललकार का क्या असर होता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्थित चारों धामों में से आखिरी धाम बद्रीनाथ के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने। बद्रीनाथ मंदिर को पूरे 15 क्विंटल गेंदों के फूलों से सजाया गया और इसी के साथ चारों धाम की यात्रा असल रूप में शुरू हो गई। खुल गए बद्रीनाथ के कपाट, जयकारों से गूंज उठा बद्री विशाल। 15 क्विंटल फूलों से मंदिर की सजावट, दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। उत्तराखंड के चारों धामों में से आखिरी धाम बद्रीनाथ के कपाट पूरे विधि विधान के साथ गुरुवार सुबह 7:10 पर खोल दिए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने। कपाट खुलने से पहले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर को पूरे 15 क्विंटल गेंदों के फूलों से सजाया गया है। कपाट खुलने के इस पावन मौके पर अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु धाम पहुंचे, तो यात्रा पड़ावों पर चहल पहल भी शुरू हुई। कपाट खुलने से पहले ही बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु धाम में जयकारे लगाने के साथ झूमते हुए नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी पहली पूजा और आरती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते ही धाम में लगभग 20,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। कपाट खोलते समय सेना के गढ़वाल स्क्वाड की बैंड की धुन ने भी सबका मन मोह लिया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही अब उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं और चार धाम यात्रा भी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। बता दें कि इससे पहले 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा शुरू हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुले थे। गंगोत्री मंदिर मां गंगा को समर्पित है, तो यमुनोत्री धाम मां यमुना का तीर्थ स्थल है। वहीं 25 अप्रैल को रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। केदारनाथ धाम में अभी भी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं, लेकिन फिर भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की आस्था बरकरार है और लगातार वो दर्शन के लिए चारों धाम का रुख कर रहे हैं। हालांकि बदलते मौसम के बीच यात्रा करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। पिछली गलती से सीख लेते हुए इस बार सरकार ने फूंक कर कदम रखे हैं ताकि किसी भी तरह की चूक न हो जाए।
यात्रियों की सुविधाओं से लेकर बेजुबान जानवरों तक की सहूलियत का ध्यान रखा जा रहा है। सरकार की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसकी झलक चारों धाम के कपाट खुलते ही देखी जा सकती है। उम्मीद है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समय समय पर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आ जाते हैं। अब हाल ही में उनकी किताब लॉन्च होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही उनके पुराने साथी ने हरदा पर शब्द चोरी करने का आरोप लगा दिया है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। लॉन्च से पहले विवादों में हरदा की किताब, हरदा को मिला शब्द चोरी का खिताब। हरीश रावत के पुराने साथी का आरोप, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अक्सर ही अपने बयानों को लेकर सियासी हलचल मचाने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत फिर से चर्चाओं में हैं और इस बार चर्चा उनके शब्दों को लेकर हो रही है। हरदा पर शब्द चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप हरीश रावत के साथ सियासी सफर में लंबे समय तक सियासत करने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने उनके ऊपर लगाया है, जो मौजूदा समय में टिहरी से बीजेपी के विधायक हैं। अब आप पूरा माजरा समझिए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक किताब लिखी है, जिसे हरीश रावत लॉन्च करने जा रहे हैं। किताब का नाम उत्तराखंडियत है और इसी नाम को लेकर किशोर उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए सवाल खड़े किए, जिसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। इशारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्ट में जिक्र भी किया है और बयान भी दिया है कि 2016 में जब उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार पर हमला किया गया था, तब उन्होंने ये बात हरीश रावत के सामने भी कही थी कि ये हमला सरकार पर नहीं बल्कि उत्तराखंडियत पर है। जब 2016 में एक बड़ी राजनीतिक घटना यहाँ पर हुई और उसमें मैंने कहा था कि ये जो है ये उत्तराखंड, ये सरकार पर नहीं, ये उत्तराखंडियत पर हमला है। तो उस समय जब मैंने कहा तो जो संदर्भित जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंडियत होती क्या है। आज मुझे खुशी है कि अगर उत्तराखंडियत पर कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसमें ये तो नहीं है कि आप गेंठी भगोसो, आप जो है वो चुलकानी खाओ या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो नहीं है उत्तराखंडियत। उत्तराखंडियत एक विशाल विषय है और मेरे ख्याल से उस भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। किशोर उपाध्याय द्वारा हरीश रावत पर शब्द चोरी के मामले में हरदा ने पलटवार किया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए किशोर उपाध्याय को जवाब दिया। एक बहुत सामान्य हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें घटित हुई हैं, घटित हो रही हैं, आगे घटित होंगी, उनको एक सामान्य उत्तराखंडी हित में किस तरीके से पिरोया जा सकता है, यही सब इस किताब में है, इस पुस्तक में है। कुछ राजनीतिक लेख भी हैं, लेकिन अधिकांश लेख जो है इसी के चारों तरफ है। जिस बात के लिए राज्य बना, जिस मकसद, जिस उद्देश्य को पार्लियामेंट ने घोषित किया इस राज्य को बनाते वक्त, उन सब चीजों को मैंने समाहित करने की कोशिश की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जहां उत्तराखंडियत शब्द पर एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं किशोर उपाध्याय ने जिस तरीके से शब्द चोरी का आरोप लगाया, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। भैया, वो दोनों लोग एक ही पार्टी में थे, पार्टी के अध्यक्ष रहे और विधायक रहे, कार्यकर्ता रहे, वो एक दूसरे की अच्छी तरह जानते हैं, कौन चोर है, कौन चोरी कर रहा है, कौन सीना चोरी कर रहा है। तो ये तो वही लोग ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। शब्द चोरी के मामले में चल रही सियासत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हरीश रावत की उत्तराखंडियत का जवाब उत्तराखंड की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत को दे दिया था। देखिए, वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करते ही रहते हैं जब उनको लगता है कि भाई कभी संतों के बीच में, अन्य लोगों के बीच में। तो उत्तराखंडियत तो पिछले चुनाव में लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने उसका कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कहूँ कि जवाब दिया ही था।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर यूं ही अपने बयानों या सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन इस बार वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। हालांकि लॉन्च से पहले ही शब्दों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि जब पुस्तक लॉन्च होगी तब सियासत के माहिर खिलाड़ियों की तरफ से कैसे बैटिंग की जाती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस ने एमडीडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल एमडीडीए ने साल 2041 तक का राजधानी देहरादून को डेवलप करने के लिए मास्टर प्लान बनाया है, जिस पर लोगों से सुझाव मांगे गए। इस प्लान के तहत एमडीडीए राजधानी देहरादून की आवासीय कॉलोनी को मिक्स लैंड में शामिल करने की रणनीति बनाए हुए है, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राजधानी देहरादून को सैटेलाइट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाए। देखिए, एमडीडीए द्वारा 1 अप्रैल 2023 को एक विज्ञप्ति जारी की गई विभिन्न समाचार पत्रों, जिसमें मास्टर प्लान देहरादून 2041 उसके लिए आपत्तियां और सुझाव मांगे गए। कल हम वीसी एमडीडीए से मिले थे, उसमें 2-3 बिंदु प्रमुख हैं। एक तो आपने केवल विज्ञप्ति जारी करके इतिश्री कर ली। इतना बड़ा आप 20 वर्षों का, अगले 20 वर्षों का देहरादून के लिए प्लानिंग करने जा रहे हैं, और सैकड़ों पन्नों का आपका वो मास्टर प्लान जो आपने प्रस्तावित किया है, उसमें आपने 30 दिन का समय केवल लोगों को दिया है। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई, वहीं यमुना घाटी समेत निचले इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। बर्फबारी के बाद धामों में ठंड बढ़ गई। मैदानी इलाकों में मौसम बदल गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 4 दिनों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी की संभावना है। हल्द्वानी के रानीबाग में चित्रशाला घाट पर निर्माणाधीन विद्युत शवदाह गृह का काम लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। नगर निगम 2 करोड़ यहाँ पर 71 लाख की लागत से विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य कराए जाने के अलावा 36 लाख की लागत से पार्किंग का निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन धरातल पर दोनों ही काम अधूरे हैं। साल 2020 से अधर में लटके इन कामों पर सफाई पेश करते हुए मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि मई तक विद्युत शवदाह गृह तैयार हो जाएगा। लगभग 271 करोड़ का विद्युत शवदाह गृह का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कोविड के दौरान 2020 में शुरू हुआ था। कोविड के कारण भी प्रारंभ में विलम्ब हुआ, कुछ तकनीकी कारणों से और कुछ वेंडर की जो हमारी लापरवाही थी उसके कारण से विलम्ब होता रहा, और 30 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट थी। अभी मैंने आज इसको रिव्यू किया है तो संज्ञान में आया है कि अभी भी 15 से 20 दिन कार्य में समय लगने की और संभावना है। मैंने सोमवार को उनके प्रतिनिधियों को बुलाया है। अभी इनका पेमेंट भी हमने रोका हुआ था, सोमवार को इनके साथ निरीक्षण करेंगे और ये कमिटमेंट होने पर की दशा में कि 15 से 20 दिनों काम पूरा होकर के हैंडओवर प्राप्त हो जाएगा, इनका भुगतान भी कर देंगे। और 15 से 20 हमारा प्रयास होगा कि मई 2023 में इसको हैंडओवर प्राप्त किया जाए, लोकार्पण कराया जाए और समाज को समर्पित किया जाए। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में नया सेशन शुरू तो हो चुका है, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से फ्री किताबें उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। इसे लेकर बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। स्कूलों तक किताबें पहुंचाने में हो रही देरी का कारण शिक्षा विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। प्रधानाचार्य सुरेंद्र बिष्ट का कहना है कि जो निर्देश मिले थे उसके हिसाब से ही स्कूल के सभी शिक्षकों को अवगत कराया गया है कि वो नेट पर देखकर नए सिलेबस के तहत छात्रों को पढ़ाएं, क्योंकि छात्रों के पास अभी पुराने सिलेबस की किताबें हैं। नई किताबें नहीं मिलने से कुछ दिक्कतें स्कूलों में हो रही हैं। वहीं शिक्षक नेता अंकित जोशी तो सीधे तौर पर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, ये बात सही है कि वर्तमान समय में अभी पुस्तकें बच्चों को प्राप्त नहीं हुई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे ये कहना है कि विभाग द्वारा डायरेक्टर मैडम के द्वारा जो है एक निर्देश दिया गया था ये शैक्षिक सत्र से पूर्व माह फरवरी में कि जो हमारे जो बच्चे इन कक्षाओं में जो हैं उनकी बुक्स को लेकर के उनके एग्ज़ाम के बाद उन बुक्स को लेकर आने वाली उन कक्षाओं में उन स्कूल स्तर पर उनका जो है इकट्ठा करते हुए उनको जो है वितरण करें। विभाग यदि चाहे तो छात्र संख्या का अनुमान लगाते हुए टेंडर की प्रक्रिया आरंभ कर समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवा सकता है। भारत सरकार से अप्रैल माह में धनराशि निर्गत होने पर तत्काल भुगतान कर पाठ्य पुस्तकें समय पर विद्यालयों तक पहुंचाई जा सकती हैं।
लगभग 9,19,000 छात्र छात्राएं आज सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं और 1,56,000 के आसपास एडेड विद्यालयों में। समय पर पाठ्य पुस्तकों के उपलब्ध न होने से पठन पाठन बहुत हद तक बाधित होता है। इसलिए विभाग को होमवर्क कर समय रहते पाठ्य पुस्तकें छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवानी चाहिए। राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में छात्रा और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी छात्रा घटना वाले घर में ट्यूशन पढ़ने जाती थी और उसको जानकारी थी कि परिवार शादी समारोह में जा रहा है। छात्रा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जब 4-5 दिन बाद वापस आए तो उनके घर में चोरी हुई थी। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया हुआ था और उस पर जो है नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है लगातार उसमें प्रयास किए गए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी गई। तो उसके पश्चात उसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से चोरी किया गया पूरी ज्वेलरी बरामद हुई है। इसमें जो एक अभियुक्ता और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्ता जो है कंप्लेनेंट के घर पे उनकी वाइफ से ट्यूशन पढ़ती थी और वहीं से उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो वो परिवार है 4-5 दिन के लिए बाहर जाने वाला है। वहीं रुड़की के बेलड़ा में यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स से सड़क को बनाया जा रहा है, मगर इस सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इंटरलॉकिंग टाइल्स को मिट्टी पर बिछाकर खानापूर्ति की जा रही है। वहीं ठेकेदार पर मनमानी पर जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि निर्माण कार्य में खामी होने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी ठेकेदार ऐसा करेगा वो मेरे यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा ले। पहले कल को उनको कुछ गड़बड़ हो, मैं कहा कि भैया हमारे यहाँ तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, भैया हमारी तो परमिट नहीं हुई। जो काम खराब होगा, जिसकी गुणवत्ता के लिए मेरे हाथ से कोई ढिलाई नहीं है। राजधानी देहरादून के सरस्वती विहार इलाके में पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि आरोपी 2,000 रुपए हर महीने के हिसाब से ऑनलाइन बेटिंग साइट से लाइन लेते हैं और मैच और सट्टे का रेट जानकर ये मोबाइल फोन के जरिए सट्टा लगवाते थे। साथ ही पेमेंट भी यूपीआई से लिया करते थे। आरोपियों ने इस सीजन में तकरीबन 2 करोड़ का सट्टा लगवाया है। देखिए, कल नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में सरस्वती विहार में एक घर में जो है ये इन्फॉर्मेशन हमारी टीम को मिली थी कि वहाँ पर जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी खिलवाई जा रही है। इस संबंध में जो है जो टीम गठित की गई सीओ ऑप्स के नेतृत्व में एसओजी और थाना नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है वहाँ पर रेड की गई। तो वहाँ पर से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जाता था और इनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक लाइव स्ट्रीमिंग की लाइन लेने के पश्चात और इस तरीके से लोगों से ऑनलाइन पैसा लगवाया जाता था सट्टे पे और लगभग जो है हमें मौके से 24,000 रुपये जो है कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स उनके द्वारा यूज़ किए जा रहे थे वो हम लोगों ने वहाँ से बरामद किए हैं। साथ ही इनके द्वारा बताया गया है कि प्रति मैच में लगभग 6 से 7 लाख का सट्टा लगवाते थे और अब तक इस सीज़न में लगभग 1 करोड़ से ऊपर का ये लोग सट्टा लगवा चुके हैं। इसको विद्यालय प्रशासन के द्वारा सूचित किया गया था कि विद्यालय के एमडीएम कक्ष और पुस्तकालय ये 2 के ताले तोड़ने का प्रयास किया गया था। हालांकि सामान की कोई चोरी नहीं हुई है, तो प्राथमिक सूचना दर्ज करना विद्यालय प्रशासन का प्रथम दायित्व था। उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हमने उनको सूचित किया था और आकर के उन्होंने इसकी निगरानी की, देखभाल की, निरीक्षण किया इसको और उन्होंने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास पंचतत्व में विलीन, सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड की राजनीति में दास का रहा बड़ा योगदान। वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जेदारों से परेशान बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का ऐलान, नहीं खाली करा पाया तो दे दूंगा इस्तीफा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धामों में उमड़ने लगा भक्तों का सैलाब। 20 लाख तक पहुंची रजिस्ट्रेशन कराने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या, यात्रा के ऐतिहासिक होने की उम्मीद। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट।